अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज जो टॉपिक हम यूज़ करने लगे हैं, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ मोल। मोल क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का एवोगैड्रोस नंबर के साथ क्या लेना देना है, एवोगैड्रो कौन था, एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक बात समझें। वो बात ये है कि जब साइंटिस्ट मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, जब हमारे पास अर्ली इरा था केमिस्ट्री का, जिस वक्त केमिस्ट्री डेवलपमेंट में थी अपनी, तो उस वक्त एलिमेंट्स को तोलना, यानी कि उनका वज़न करना, उनको वेट करना, उनका वज़न देखना, ये सबसे बड़ी मुश्किल बात थी, क्योंकि एक छोटा जो एटम होता है वो बहुत ही लाइट एलिमेंट होता है, और उसके एक एलिमेंट को एक एटम को कैलकुलेट करना, उसका वेट निकालना, ये नहायत ही कोई इम्पॉसिबल बात होती है और मुश्किल बात होती है थ्रू प्रॉपर एपरेटस। सो हम थ्रू कैलकुलेशन तो हम किसी एक एटम का वजन निकाल सकते हैं, बट थ्रू एपरेटस वी कांट फाइंड एक्चुअली द वेट ऑफ अ सिंगल एटम। सो साइंटिस्ट ने उस वक्त ये सोचा कि क्यों ना हम कोई एक ऐसा यूनिट ड्राइव करें जो इंटरनेशनल यूनिट हो, और केमिस्ट्री के लिए, एटम्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए वो इंटरनेशनल तौर पर उस यूनिट को जाना पहचाना जाए, यानी कि वो स्टैंडर्ड यूनिट बन जाए, इंटरनेशनल यूनिट बन जाए, और उसको हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज़ भी कर सकें। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिस्ट ने यहाँ पर हमें एक यूनिट ड्राइव करके दिया, जिसको उन्होंने मोल का नाम दिया। तो अगर आप देखें द मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का किसके बराबर होता है। स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा। अगर मैं कहूँ कार्बन, तो मैं जानता हूँ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो मैं ये कहूँ कि अगर कार्बन का एक मोल किसके बराबर होगा, तो कार्बन का एक मोल उसी के एटॉमिक मास को अगर मैं ग्राम में करके लिख दूँ तो उसके बराबर उसका एक मोल होगा। मिसाल के तौर पर कार्बन का एटॉमिक मास अगर 12 होता है, तो कार्बन का एक मोल किसके बराबर होगा, 12 ग्राम के। यानी कि जब मैं कार्बन को तराजू में रखकर तोलूंगा और एक तरफ 12 ग्राम का बट्टा रखूंगा या कोई वेट रखूंगा, और दूसरी तरफ जब मैं कार्बन गिराऊंगा और वो 12 ग्राम बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कार्बन मौजूद है ये 12 ग्राम नहीं है, बल्कि एक मोल है, मैं उसको एक मोल कहूँगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम के एक मोल की, तो मैग्नीशियम का एक मोल कब होगा कि जब मैं मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है। तो इसलिए अगर मैं तराजू में मैग्नीशियम को 24 ग्राम लूँगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नीशियम का एक मोल मेरे हाथ में है या तराजू में रखा है। सिमिलरली वाटर, अब आप देखें तो वाटर एक कंपाउंड है, ये कोई एक सिंपल एक मॉलिक्यूल है, इसकी कोई सिंपल एक एटम नहीं है, बल्कि ये 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। तो इन 2 एटम्स को मिलकर जब बनेगा, तो हम इस सूरत हाल में क्या करेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को याद होगा 18 AMU होता है। लेकिन हमने क्या कहा है कि जनाब, जिस सब्सटेंस का हमें एक मोल चाहिए, उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास पता करें। अगर वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है, इसका मतलब वाटर का एक मोल 18 ग्राम के बराबर होगा। यानी कि जब मैं 18 ग्राम तराजू पे पानी को तोलूंगा, तो वो मैं कह सकता हूँ कि ये पानी का एक मोल है। सिमिलरली ये बिल्कुल इस तरह से है कि जब आप 1000 ग्राम चीनी लेते हैं, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि ये 1000 ग्राम है और ये 1 किलो भी है। तो सिमिलरली कि जब मैं वाटर का एटॉमिक मास के बराबर वजन ले लूँगा, तो वो उसका एक मोल के बराबर होगा। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं और इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूं थ्रू प्रीवियस टेक्निक, आई विल फाइंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 100 AMU होता है। जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट का तराजू में 100 ग्राम वजन लूँगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल मेरे हाथ में या तराजू में मौजूद है। होपफुली स्टूडेंट्स ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपके पास कोई कन्फ्यूजन है, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में या बहुत जल्द से जल्द मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उसका आंसर दे दूंगा। आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट। हमें अगर पता करना हो कि हमारे सामने कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, एक बकेट में या फिर एक थैली में या कहीं पर भी रखा हुआ है, तो वो कितने मोल है, तो सबसे पहले आपने ये पता करना है कि जनाब जो चीज़ आपके सामने रखी हुई है उसका मास कितना है, उसका वज़न कितना है।
अगर उसका वज़न लेट सपोज 26 ग्राम है, आपने उसको तोल लिया और वो कितना निकला 26 ग्राम्स। अगर वो 26 ग्राम्स निकला तो आपको ये तो पता चल गया कि इसका वज़न तराजू पे 26 ग्राम है, लेकिन उस 26 ग्राम का उसके 26 ग्राम में उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, ये पता करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है कि जितना मास आपको गिवन होगा उस मास को आप डिवाइड करवा दें जिस सब्सटेंस का मास गिवन है उसके एटॉमिक मास से। अगर वो सिंगल है तो एटॉमिक मास आएगा, और अगर वो कंपाउंड की सूरत हाल में है तो यहाँ पर फॉर्मूला मास आएगा। बिल्कुल इस तरह से कि अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम एक सिंगल एटम है तो इसका एटॉमिक मास मैं सिंपल यहाँ लिख दूंगा। लेकिन जब मैं बात करूँ फार्मूला मास की, तो फार्मूला मास लगेगा वाटर के लिए और फार्मूला मास लगेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, बिकॉज ये सिंगल एटम नहीं है बल्कि ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, एक से ज़्यादा सिंगल एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो अगर मेरे पास सिंगल एटम होगा तो मैं सिंपल यहाँ पर उसका एटॉमिक मास लिख दूंगा। अगर सिंगल एटम नहीं बल्कि कोई कंपाउंड है तो मुझे यहाँ पर सिंगल एटम की जगह उस सब्सटेंस का फार्मूला मास कैलकुलेट करके यहाँ लिखना होगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से कि आप किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट अ मिनट। ओके, यस, नेक्स्ट पॉइंट इज एवोगैड्रोस नंबर। व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? स्टूडेंट्स, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था और उसने केमिस्ट्री में काफ़ी खिदमत अंजाम दी। सिर्फ एवोगैड्रोस नंबर भी नहीं दिए बल्कि कुछ और लॉज भी इसने हमें दिए थे, लेकिन फिलहाल हमारा कॉन्स्टेंट सिर्फ एवोगैड्रोस नंबर पर है जिसका सिंबल होता है Na। आपके सामने लिखा हुआ है, लेट मी टेक अ लेजर पॉइंटर। ओके, ये Na जो है यानी कैपिटल N और सब स्क्रिप्ट में राइट पे कैपिटल A ही होगा, स्मॉल a नहीं होगा। तो ये हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल होता है। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे जिसने हमें बताया था कि आप किसी भी सब्सटेंस का एक मोल अगर आप ले लें, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, मतलब चाहे वो पानी हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, मैग्नीशियम हो, कुछ भी हो, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट, कुछ भी हो, अगर आप उसका एक मोल ले लें, एक मोल ले लें अगर, तो उसके अंदर एटम्स की तादाद जो होगी वो कितनी होगी, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सपोनेंशियल 23 का मतलब पता हो। इन केस अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन होती है कि जनाब ये 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 क्या चीज़ है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें, मैं आपको इंशाल्लाह प्राइवेटली बता दूंगा। वैसे वर्बली आपको मैं थ्रूली बता देता हूँ कि 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 का मतलब ये है कि 6 के बाद 602 के बाद 21 टाइम्स जीरो मजीद आगे लगे होंगे, यानी कि पता नहीं अरबों खरबों तक ये जीरोस बढ़ने से अरबों खरबों पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो बेसिकली मकसद क्या है, एवोगैड्रो ने हमें ये बताया कि अगर आप कार्बन का एक मोल ले लें तो एक मोल कार्बन का किसके बराबर होगा, कार्बन के एटॉमिक मास को आपने कितने ले लिया, ग्राम में। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो आपने उसको 12 ग्राम कर लिया। एक मोल कार्बन का 12 ग्राम के बराबर होता है। उस 12 ग्राम के अंदर कार्बन के एटम्स कितने होंगे, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। सिमिलरली जब मैं मैग्नीशियम का एक मोल लूँगा तो वो 24 ग्राम के बराबर होगा, लेकिन उसके अंदर भी एटम्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अब सवाल ये पैदा होता है कि कार्बन का एक मोल 12 ग्राम के बराबर है, मैग्नीशियम का एक मोल 24 ग्राम के बराबर है। 12 और 24 ये तो एक दूसरे के डबल है, 24 तो 12 का डबल है। अगर 12 में इतने एटम्स थे तो 24 में तो इससे डबल हो जाने चाहिए। देखें, ये वज़न 12 ग्राम जो है, ये 24 ग्राम जो है ये वज़न है, और ये है तादाद। 12 ग्राम का मतलब ये है कि इसके अंदर अगर इतने एटम्स हैं तो यकीनन इसका साइज़ छोटा होगा। 24 ग्राम्स में भी इतने ही एटम्स हैं लेकिन वज़न ज़्यादा है, इसका मतलब इतने ही एटम्स हैं लेकिन वज़न उससे डबल है, यानी कि साइज़ में वो बड़ा होगा, उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उसका न्यूक्लियस उतना, उसका जो रेडियस है उतना बढ़ता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर का एटॉमिक मास फार्मूला मास 18 ग्राम होता है, तो उसका एक मोल 18 ग्राम के बराबर होगा, और उसके अंदर भी एटम्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो इन दी एंड बात ये है कि आपके पास चाहे कोई सा भी सब्सटेंस हो, वेदर इट इज़ कार्बन और मैग्नीशियम और वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट और एनी अदर एलिमेंट और सब्सटेंस, अगर आप उसका एक मोल ले लेते हैं
वो जिस भी के बराबर आए तो उस एक मोल के अंदर एटम्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स की तादाद मौजूद होगी। होपफुली आपको ये बात अच्छी समझ में आ गई होगी। हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, आई एम सॉरी, ओके 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 यस, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम इसका सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, आपने यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्या किस में कैलकुलेट करने हैं, 50 ग्राम एल्युमिनियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये आपने कैलकुलेट करना है, और उसके बाद 50 ग्राम पानी के अंदर भी कितने मोल्स होंगे ये भी कैलकुलेट करना है। यानी कि आपको एक ही सवाल में दो चीज़ों के, एल्युमिनियम का और वाटर का, अगर आप देखें तो ये एल्युमिनियम एक सिंगल एटम है, जबकि वाटर एक पूरा हमारे पास फॉर्मूला है, एक पूरा सब्सटेंस है जिसका फॉर्मूला H2O है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को एल्युमिनियम के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बात आप अपने जहन में बिठा के रखें कि अगर आपके पास आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आ रहा है और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपको गिवन है, तो एटलीस्ट आप उसका डाटा लाजमी बना लो, क्योंकि डाटा बनाने का आपको एक नंबर लाजमी मिलता है। तो आप तकरीबन करीब इस काबिल तो होने चाहिए कि आपको डाटा बनाना आता हो। सो इफ़ वी हैव 50 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर। सो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें मालूम क्या है कि हमसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये पूछा गया है, रिक्वायरमेंट है, मैंने लिख दिया मोल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमें एक मास गिवन है 50 ग्राम्स, तो मैंने यहाँ लिख लिया गिवन मास 50 ग्राम्स। अच्छा, उसके बाद मैं जानता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले के अंदर मुझे गिवन मास और एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूला मास चाहिए होता है। क्योंकि ये सिंगल एटम है एल्युमिनियम, तो यहाँ मुझे एटॉमिक मास चाहिए होगा। मैंने यहाँ लिखा एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। इन केस अगर आपको ना पता हो तो आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा। वेदर ये पेपर में लिखा हुआ होता है ऑलरेडी पहले से, तो ज़्यादा आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके एटॉमिक मासेस याद ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ये पेपर में लिखे हुए आते हैं, या तो सबसे टॉप पे लिखे होते हैं या क्वेश्चन के साथ ही लिखे होते हैं। तो आपने सबसे पहले पेपर को अच्छी तरह से देख लेना है। ओके, जब आपका डाटा बन जाए तो आपने सॉल्यूशन लिखा और आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास। यहाँ जाहिर सी बात है मैं फॉर्मूला मास यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये सिर्फ सिंगल एटम है, एल्युमिनियम है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एटॉमिक मास यूज़ करूँगा। गिवन मास कितना गिवन है 50, मैंने ऊपर लिखा 50 डिवाइड, क्योंकि ये डिवाइड है मैंने यहाँ पर इस तरह से डिवाइड लिखा हुआ है, 27 से डिवाइड करवा दिया, आंसर आया मेरे पास 1.85 और आगे मैंने लगा दिया मोल। याद रखें जब यूनिट लगाएंगे तो MOLE नहीं बल्कि सिर्फ MOL आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम सेम तरीके कार अपनाएंगे, लेकिन इस बार हमारे पास एल्युमिनियम सिंगल एटम नहीं बल्कि वाटर एक सब्सटेंस गिवन है, मॉलिक्यूल गिवन है। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मोल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दिया, गिवन मास कितना मास गिवन है 50 गिवन है, 50 ग्राम गिवन है, 50 लिख लिया। ओके, फॉर्मूला मास इस बार लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था, एटॉमिक मास, इस बार हम क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला मास। देखें क्योंकि मेरे पास सिर्फ एल्युमिनियम सिंगल एटम था तो मैंने यहाँ एटॉमिक मास लिखा था, जबकि यहाँ पर क्या है, वाटर एक सब्सटेंस है, एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास 18 कैसे आया, हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके भी बताना है। अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया तो एक नंबर कट जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करके बताइएगा। तो फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना आपको अच्छे से आता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला मास को तो 18 AMU आएगा। 10 सॉल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास 50 है, 50 रखा। अच्छा, इस बार एटॉमिक मास नहीं बल्कि फॉर्मूला मास रखेंगे। फॉर्मूला मास 18 आया था, 18 रखा, जब डिवाइड करवाया तो 2.77। और अगेन मैं आपको याद दिलाता जाऊँ कि जब यूनिट लगाएंगे तो सिर्फ MOL लगाएंगे, MOLE नहीं लगाएंगे। ओके, कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। हम इसी नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को डिराइव कर कुछ और निकालने के लिए, कुछ और गेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर तो आपसे कहा गया है कि आपने इस बार क्या कैलकुलेट करना है, मास। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, बट इस बार कैलकुलेट मास। पिछली बार जब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे तो आपको मास गिवन था, इस बार मास कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है।
जब नंबर ऑफ मोल गिवन है तो आपके जहन में फ़ौरन बात आ जाएगी कि इसमें नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला ही लगेगा और उसी को ड्राइव करके हम मास कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहाँ आपसे दो चीज़ों का मास कैलकुलेट करने का कहा है, कार्बन का और सल्फ्यूरिक एसिड का, और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3.2। तो सबसे पहले हम कार्बन के लिए सॉल्व करेंगे। तो इस बार हमें मोल्स पहले गिवन है, कितने मोल्स गिवन है 3.2 मोल गिवन है। मास हमें कैलकुलेट करना है। इससे कोई इशू नहीं है कि आप इस डाटा को आगे पीछे कर लें, कोई मसला नहीं है, जैसा आपको आसान लगे, जो आपको पहले नजर आया आप उसको पहले लिखें। क्योंकि कार्बन सिर्फ एक एटम होता है तो मैं यहाँ पर एटॉमिक मास लिखूंगा, और कितना एटॉमिक मास 12 AMU या फिर। ओके, सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये आपके पास आ गया, लेकिन इस बार आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं करने, इस बार आपको ये जो गिवन मास वाली चीज़ है ये कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं देखूँ तो गिवन मास के नीचे एटॉमिक मास से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब मैं इसको अलोन करूँगा, अकेला करूँगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ मालूम करनी है, इसको अलग करके बाकी जो चीज़ भी है उसको मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊँगा। तो ये चीज़ जब इसके साथ डिवाइड हो रही है तो यहाँ जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो गिवन मास ऐसे ही आ गया, इसको मैंने मास ऑफ सब्सटेंस कर दिया, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस कर लूँ या गिवन जब लिखते हैं जब गिवन होता है क्वेश्चन में, लेकिन इस बार गिवन नहीं है बल्कि कैलकुलेट करना है, तो मैंने इस बार गिवन को यहाँ से स्किप कर दिया, सिर्फ मास ऑफ सब्सटेंस लिख लिया। इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एज इट इज अपनी जगह रहा, ये एटॉमिक मास उठ के इसके साथ जब जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। मैंने लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दिया, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सिंपल नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 3.2, आपने यहाँ 3.2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास कितना है 12, आपने यहाँ पे 12 लिखा, और जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 38.4 ग्राम्स आपके पास इसका मास आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगेन कह रहा हूँ कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब। ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इस बार आपके पास एक सिंगल एटम नहीं है बल्कि एक मॉलिक्यूल गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का जस्ट अ मिनट मैं चार्जर लगा लूँ अपना। ओके, इस ड्यूरेशन में सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि लॉकडाउन का सिलसिला जारी है तो कोशिश ये करें कि आप नमाज बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, एक अच्छा सा वक्त मिला है, इसको फिल्मों में, गानों में और टिकटॉक और व्हाट्सएप में ज़ाया ना करें, इसको अच्छे से अवेल करें, नमाज पढ़ें। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ इस बार हमारे पास फार्मूला मास गिवन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जब फार्मूला मास कैलकुलेट किया है, इसका फार्मूला मास कैलकुलेट किया है तो ये आ गया 1 2 2 32 1 32। किस तरह से कैलकुलेट हुआ आप जानते हैं, इसको कैलकुलेट करके आपने यहाँ 98 लिख लिया, 98 आ गया तो आपने यहाँ 98 लिख लिया। याद रखें कि आपको यहाँ पर फार्मूला मास कैलकुलेट करके दिखाना है, अदरवाइज आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास, सेम वही फार्मूला लिखा, लेकिन इस हमें आपको हमें क्या मालूम करना है, मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है। तो मास ऑफ सब्सटेंस को इधर ले गया मैं, एटॉमिक मास यहाँ इससे डिवाइड हो रहा था, इससे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स की जगह 3.2 रखा, एटॉमिक फार्मूला मास क्या है हमारे पास 98 है, जब मल्टीप्लाई कराया तो 313.6 ग्राम्स हमारे पास इसका वज़न आ गया, इसका मास आ गया। ओके जनाब, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो दोबारा कह रहा हूँ कि आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब। इस वक्त आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स। याद रखें, इससे पहले आपने मालूम करने थे नंबर ऑफ मोल्स, फिर आपने मालूम किया मास, और अब आप मालूम करने लगे नंबर ऑफ एटम्स। जब नंबर ऑफ एटम्स की बात होगी तो समझ जाए यहाँ पर हम एवोगैड्रोस नंबर को यूज़ करने लगे हैं। नंबर ऑफ एटम्स की जब भी बात होगी हमें वहाँ एवोगैड्रोस नंबर को यूज़ करना होगा। यहाँ आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में। अगर 10 ग्राम एल्युमिनियम है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे आपने ये पता करना है। आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, हमें डेटा बनाना होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया, आगे मास गिवन है, क्योंकि गिवन है तो इसलिए मैंने गिवन मास लिखा है, गिवन मास 10 ग्राम्स आ गया। ओके, एल्युमिनियम सिंगल एटम होता है इसलिए मैंने एटॉमिक मास लिखा है 27 AMU वाला। सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, इसका सॉल्यूशन किस तरह से हम सॉल्व करने लेंगे। एल्युमिनियम का 1 मोल, याद रखें 1 मोल किसके बराबर होता है, जिस एटम का 1 मोल होगा उसी एटम का एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिख लें। अगर एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है तो एल्युमिनियम का 1 मोल 27 ग्राम्स के बराबर होगा।
और फिर एवोगैड्रो ने हमें क्या बताया था, मैंने आपको लास्ट बताया है लेक्चर में कि एवोगैड्रोस ने हमें ये बताया था कि किसी भी एलिमेंट के एक मोल के अंदर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स होंगे। एल्युमिनियम का एक मोल बराबर है 27 ग्राम के, 27 ग्राम्स के, और उसके अंदर एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स इतने में गिवन है। अगर 27 ग्राम में इतने एटम्स गिवन है तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, उस एटम्स को डिवाइड करवा दो 27 से, तो आपके पास इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में 2.22 एक्सपोनेंशियल 22 एटम्स गिवन है होते हैं। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अगर 1 ग्राम में इतने होते हैं तो 10 ग्राम में कितने होंगे, बिकॉज हमें 10 ग्राम में मालूम करना है, तो जो 1 ग्राम का आंसर आया है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा कि 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में इतने एटम्स गिवन, इतने एटम्स होते हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ा है, 22 से ये पावर 23 हो गई है, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करना मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखाया था, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कम टू दी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस बार आपने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, मास 10 ग्राम ही गिवन है, लेकिन इस बार आपको सिंगल एटम नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल गिवन है। तो सेम वही होगा इस बार, लेकिन बस इस बार कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर एटॉमिक मास की जगह क्या आ जाएगा, फार्मूला मास। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको कैलकुलेट करना आता है, जब आप कैलकुलेट करेंगे फार्मूला मास तो 44 आएगा। ओके, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एटम्स की तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल बराबर होगा जो उसका फार्मूला मास है, उसी को ग्राम्स में लिख लूंगा 44 ग्राम्स के, और उसके अंदर एवोगैड्रो के मुताबिक 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स होंगे। अगर 44 ग्राम्स में इतने एटम्स हैं तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, उस एटम को डिवाइड करवा दो 44 से, तो मेरे पास 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इतने एटम्स मौजूद होंगे। अगर 1 ग्राम में इतने हैं तो 10 ग्राम में कितने होंगे, बिकॉज 10 ग्राम में मालूम करना है तो 10 ग्राम को पता करने के लिए जो आंसर आपका 1 का आया है उसको मल्टीप्लाई करवा दें 10 से। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं आई सिवाय इसके कि इसकी पावर 22 से 23 हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर न्यूमेरिकल में इसी तरह से पावर चेंज हो सकता है, नंबर्स भी चेंज हो, तो आप कैलकुलेटर का सही यूज़ कीजिएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सही तरह से यूज़ कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब चलते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स। अब आपको मास कैलकुलेट करना है। पिछली बार आपने क्या कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ एटम्स और मास गिवन था। इस बार आपने मास कैलकुलेट करना है 1 एटम का, एक एटम का, कार्बन के एक एटम का। अच्छा, एक कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, वो कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पर भी मास कैलकुलेट करना है और यहाँ पर भी मास कैलकुलेट करना है। लेकिन देखें ये आप कैसे बचानेंगे कि जब मास कैलकुलेट करना हो तो मैं फार्मूला कौन सा यूज़ करूँ, टेक्निक कौन सी यूज़ करूँ। तो जब मास कैलकुलेट करना हो और साथ में मोल गिवन हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स वाली टेक्निक यूज़ करेंगे। सिमिलरली जब मास कैलकुलेट करना हो साथ में मोल गिवन नहीं हो बल्कि एटम गिवन हो या मॉलिक्यूल गिवन हो तो फिर आप एवोगैड्रोस नंबर वाली टेक्निक यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा दोबारा कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा, आपको पर्सनली तो समझा दूंगा। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम, तो आपने लिख लिया मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का वो मैंने लिख लिया 12, क्योंकि कार्बन एक एटम है इसलिए मैंने एटॉमिक मास लिखा है। अगर ये सब्सटेंस होता तो मैं यहाँ फॉर्मूला मास लिखता, सब्सटेंस से मुराद अगर ये मॉलिक्यूल होता तो मैं यहाँ फॉर्मूला मास लिखता। ओके, कम टू द पॉइंट। हम जानते हैं कि कार्बन का एक मोल उसके एटॉमिक मास 12 होता है तो 12 ग्राम के बराबर होगा, और 12 ग्राम में एवोगैड्रो के मुताबिक इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स होंगे। अगर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स बराबर होते हैं 12 ग्राम के, तो मास ऑफ 1 एटम का मतलब ये है कि उस 12 को मैं डिवाइड करवा दूंगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से, तो मेरे पास एक एटम का वजन निकल के आ जाएगा 1.99 एक्सपोनेंशियल -23 ग्राम। ओके, याद रखें जब हम कैलकुलेट कर रहे थे नंबर ऑफ एटम्स तो 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 को डिवाइड करवा रहे थे 44 से, लेकिन जब हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो ये चीज़ है इसको डिवाइड करवा रहे हैं 6. उलट है इसका, और मास ऑफ एटम जो है वो लाजमी आपका पावर माइनस में आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होता है। ओके, कम टू दी नेक्स्ट। यहाँ पर भी हमें मास कैलकुलेट करना है सॉरी, यहाँ पर भी हमें मास कैलकुलेट करना है एक एटम का वाटर का,
इस बार वाटर है, एक फार्मूला है, तो यहाँ पे फार्मूला मास आ जाएगा 18 AMU, हम सब जानते हैं। सेम वैसे ही सॉल्व होगा, बस सिर्फ चेंजिंग इस फार्मूला मास की है। और मास ऑफ वन एटम, अगर एक्चुअली ये एटम नहीं है, वाटर की यहाँ एटम की जगह मॉलिक्यूल लिखा हुआ होगा, इसमें मिस्टेक हो गई, तो इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ जहाँ जहाँ एटम लिखा है वहाँ वहाँ मॉलिक्यूल आएगा, और ये आपका आंसर है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जैसे जैसे लेक्चर्स अपलोड करवाता रहूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और दूसरों की जहाँ तक हो सके मदद कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।